हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में पढ़ चुके थे। उनके बीच में समदैशिकता और विसमदैशिकता के गुण पाए जाते हैं, उनके बारे में भी अपन पढ़ चुके थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलो अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ से अपन शुरुआत करते हैं। तो अवयवी कण एवं उनके मध्य पाए जाने वाले जो आकर्षण बल होते हैं, उनके आधार पर ठोसों को जो वर्गीकृत किया गया है वो कितने भागों में किया गया है वो अपन देखने वाले हैं। तो इनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो ठोस होते हैं, उनमें पहला जो होता है वो आणविक ठोस होते हैं, दूसरे नंबर पर आयनिक ठोस आते हैं, तीसरे नंबर पर सहसंयोजक ठोस आते हैं, चौथे नंबर पर धात्विक ठोस आते हैं। अब अपन इनके बीच में जो गुण होते हैं मतलब उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आणविक ठोसों के लिए अवयवी कण कैसे होते हैं अपन उनकी बात करते हैं। तो आणविक ठोस जो होते हैं वो अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, जो आयनिक ठोस होते हैं वो आयनों के रूप में पाए जाते हैं। और आयन आपको पता है प्लस या माइनस कैसा भी हो सकता है। सहसंयोजक जो ठोस होते हैं वो नेटवर्किंग परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, मतलब उनके बीच में बंध पाए जाएंगे। धात्विक जो ठोस होते हैं वो धातु परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। अब इनके मध्य जो बल होते हैं वो कैसे होते हैं। तो दूसरे नंबर पर अपन देखते हैं तो इनके मध्य आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है। जो आणविक ठोस होते हैं उनके अंदर दुर्बल वान डेर वाल्स आकर्षण बल होता है। आयनिक ठोसों के अंदर आयनिक बंध स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है जो उच्च होता है। और जो सहसंयोजक ठोस होते हैं उनमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। जो धात्विक ठोस होते हैं उनमें धात्विक बंध पाए जाते हैं। इनका जो गलनांक व क्वथनांक उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके बीच में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है मतलब इनका कितना होता है। तो जो आणविक ठोस होते हैं उनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब निम्न होता है। जो आयनिक ठोस होता है इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। सहसंयोजक ठोस के लिए गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। धात्विक ठोसों के लिए भी गलनांक व क्वथनांक उच्च ही होते हैं। तो अब बात करते हैं कठोरता की। आणविक ठोस जो होते हैं वो मुलायम होते हैं। आयनिक ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं परंतु भंगुर प्रकृति के होते हैं। मतलब वे आपने भंगुर लोहा भी देखा होगा, तो वो भंगुर प्रकृति के होते हैं परंतु कठोर होते हैं। जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं परंतु अपवाद है इनका एक ग्रेफाइट लेयर्स के रूप में पाया जाता है। ग्रेफाइट की जो है वो कार्बन का ही एक अपर रूप है। ग्रेफाइट लेयर्स के रूप में पाया जाता है, मतलब एक के ऊपर एक लेयर रखी हुई होती है। तो ये अपवाद है इसका। धात्विक जो ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं, तन्य होते हैं और उनमें आधात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, मतलब उनको पीट पीट कर उनकी चादर बनाई जा सकती है। अब चालकता की बात करते हैं, ये विद्युत के कैसे चालक होते हैं। तो आणविक ठोस जो होते हैं जो वो विद्युत के कुचालक होते हैं या विद्युत रोधी होते हैं। आयनिक ठोस जो होते हैं वो ठोस अवस्था में तो कुचालक होते हैं लेकिन गलित अवस्था में मतलब लिक्विड फॉर्म में वो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो ठोस व गलित दोनों अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। और जो धात्विक ठोस होते हैं वो चाहे ठोस अवस्था में हो या गलित अवस्था में दोनों अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो आयनिक ठोस होते हैं उनके जो एग्जाम्पल है ZnSO4, NaCl, KCl, CuSO4, AlCl3, AlClSO4 आदि आते हैं। इनको मैं बता दूं आपको। जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड ये आते हैं। सहसंयोजक जो ठोस होते हैं उनके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं अपन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन आदि। AlW और SiC सिलिकॉन कार्बन है ये तो। और ये एल्यूमिनियम कुछ है, ये मैं आपको बता दूंगा बाद में। और धात्विक ठोसों के अंदर जब अपन बात करते हैं तो इनके अंदर एग्जाम्पल के लिए जितने भी धातु आते हैं, चाहे वे सोना, चांदी, लोहा, जो भी मतलब धातु होती है वो सभी इनके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो अब अपन आणविक ठोसों के बारे में बात करते हैं। तो आणविक ठोस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब इनके गुण क्या होते हैं वो बात कर लेते हैं। तो अवयवी अणु जो होते हैं वो ध्रुवीय आणविक ठोसों में ध्रुवीय अणु होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोसों में अध्रुवीय अणु होते हैं। और जो हाइड्रोजन बंधित जो आणविक ठोस होते हैं उनके मध्य ऐसे अणु जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध बन सकते हैं, मतलब उनको हाइड्रोजन बॉन्ड जिनमें बन सके
उनको हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों में लिया गया है। तो आकर्षण बल की बात करते हैं इनमें, तो इसके मध्य जो होता है ध्रुवीय आणविक ठोसों के मध्य किसोम बल पाया जाता है और अध्रुवीय आणविक ठोसों के मध्य लंदन बल पाया जाता है और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसमें आता है फर्स्ट नंबर पे HCl, SO2, H2S, CHCl3। और जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं इनके अंदर एग्जाम्पल आते हैं Cl2, Br2, I2, F2, O2, N2, He, Ne, Ar, Kr, XF, Rn, फिनोल और बेंजोइक अम्ल जो होते हैं वो अध्रुवीय आणविक ठोसों के भी आ जाते हैं। और जो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस होते हैं उनमें याद रखना जितने भी मतलब आएंगे उनके मध्य हाइड्रोजन बंध बनना जरूरी है, जैसे H2O, HF, हाइड्रोफ्लोरिक और HOH, ROH। ये ROH जिसके पीछे लग जाए आपको पता है अल्कोहल बन जाता है। और ये R के रूप में अपन CH3, C2H5 किसी को भी ले सकते हैं। तो ROH और NH3 जो एमीन होता है वो। अब अपन कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में, तो उनमें आता है क्या कारण है कि आयनिक ठोस केवल गलित अवस्था या विलयन अवस्था में ही चालन प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो आयनिक ठोस होते हैं वो गलित अवस्था में ही या विलयन अवस्था में मतलब लिक्विड फॉर्म में ही विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं। तो इसके ऊपर आंसर क्या आएगा उसकी बात करते हैं। तो आयनिक ठोस की गलित अवस्था या विलयन अवस्था में आयन मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं, जिसकी स्वतंत्र गति के कारण ये गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आयनिक यौगिक के ठोस अवस्था में होने के कारण इनमें आयन एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनकी स्वतंत्र गति संभव नहीं होती है। इसी कारण ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि मतलब जो फ्लूइड रूप में होते हैं तो इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं, वो कहीं पे भी गति कर सकते हैं, परंतु ठोस अवस्था में वे प्रबल आकर्षण बल के साथ जुड़े होंगे तो वो गति नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से ये कुचालक होते हैं ठोस अवस्था में और विद्युत के सुचालक होते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो आगे बात करते हैं। तो अपना जो अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आते हैं, दूसरे वाला जो है, क्या कारण है कि कॉपर ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में सुचालक होता है विद्युत का, लेकिन CuCl2 केवल गलित अवस्था में सुचालक होता है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि कॉपर एक धात्विक ठोस है, इसी कारण यह गलित व ठोस अवस्था में दोनों में सुचालक होता है। लेकिन CuCl3 एक आणविक ठोस है, इसी कारण ये गलित अवस्था में तो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ठोस अवस्था में ये विद्युत का कुचालक होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आयनिक ठोसों में जो सॉलिड फॉर्म में जब ये होते हैं तो ये प्रबल आकर्षण बल के साथ जुड़े होते हैं, तो ये मुक्त फ्रीली गति नहीं कर पाते हैं। इसी कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं ठोस अवस्था में। और जो कॉपर होता है वो आपको पता है एक धातु है, और धातु चाहे सॉलिड फॉर्म में हो या फिर लिक्विड फॉर्म में, वो हमेशा विद्युत की सुचालक होती है। क्योंकि धातुओं के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली होते हैं, वो कहीं पे भी गति कर सकते हैं। तो इसी कारण जब अपन कॉपर के अंदर विद्युत कोई भी सर्किट लगाते हैं और विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी गति संभव हो जाती है, तो ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं ठोस व गलित दोनों अवस्था में। अब अपन कुछ बात करते हैं। उसके बाद अपना टॉपिक आता है हीरा। हीरा जिसकी संरचना त्रिविमीय व चतुष्फलकीय होती है, इसमें सिर्फ चतुष्फलकीय लिख रखा है, परंतु हीरे की यदि अपना एग्जैक्ट जो वो देखें तो हीरा जो होता है वो त्रिविमीय और चतुष्फलकीय रूप में होता है। तो और हीरा एक कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का ही एक रूप है हीरा। इससे प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होता है, जिसके कारण प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। इसी कारण यह अत्यधिक कठोर होता है। इसी अवस्था में कार्बन परमाणु के पास एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता है, इस कारण यह विद्युत का कुचालक होता है। जो हीरा होता है उसका जो संकरण होता है वो sp3 होता है, और हीरा सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ा होता है,
और हीरे में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली नहीं होते हैं, वो 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने के कारण ये विद्युत का कुचालक बन जाता है। अब हीरे की इसने संरचना बना नहीं रखी, तो ये मैं आपको बाद में बना के दिखा दूंगा, या आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं या गूगल पे सर्च मार कर लेना। अब हीरे में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक जो घटना है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण विशेष आकर्षण चमक पाई जाती है। तो हीरे के अंदर जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिसके कारण हीरा अपन को चमकता हुआ दिखाई देता है। तो बस वो यही है। अब उसके बाद बात करते हैं ग्रेफाइट की। इसकी संरचना परत दाब होती है, यह भी कार्बन का एक अपर रूप होता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु का जो संकरण होता है वो sp2 होता है, जिसके कारण प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। इस स्थिति में कार्बन परमाणु के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। इसी कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन रहने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की परतें आपस में दुर्बल आकर्षण वान डेर वाल्स बलों के द्वारा जुड़ी होती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ग्रेफाइट जो होता है वो परतों के रूप में एक के ऊपर एक परत रखी होती है, तो वो जो है वो दुर्बल वान डेर वाल्स आकर्षण बलों के द्वारा जुड़ी होती है, जिसके कारण एक दूसरे पर फिसलने के कारण ग्रेफाइट मुलायम होता है। और ये मतलब एक दूसरे ऊपर फिसलते हैं तो इसके कारण ये मुलायम रूप में टूटता है। तो अब अपन ने क्या जाना ग्रेफाइट के बारे में कि इसके बीच में जो संकरण होता है वो sp2 होता है, और ये भी हीरे की तरह दुर्बल हीरे की तरह सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ा होता है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जो कि हीरे में मुक्त नहीं था, और ये विद्युत का सुचालक हो जाता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बचने के कारण। अब अपन बात करते हैं क्रिस्टल जालक व एकक कोशिका के बारे में। क्रिस्टल ठोस में भाग लेने वाले अवयवी कण को बिंदुवत संरचनाओं के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। इन पर अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। अब अपन ने इसमें क्या जाना, जो क्रिस्टल ठोस होते हैं उनको अपन बिंदुवत मतलब बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, जिन्हें अपन जालक बिंदु कह देते हैं, और ये अवयवी कणों पर व्यवस्थित रहते हैं। अब आगे बात करते हैं त्रिविमीय जालक बिंदुओं को आपस में मिलाने पर एक त्रिविमीय संरचना निर्धारित होती है, जिसके क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो अब अपन आगे चलते हैं। अब क्रिस्टल जालक के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे अपन ने ये फिगर ले रखी है, तो ये क्रिस्टल जालक की मतलब एक फिगर ली है अपन ने, जो अपन जालक बिंदुओं को अपन ने पीछे बताया कि जालक बिंदुओं को बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और जब अपन इनको मिलाते हैं तो देखिए त्रिविमीय संरचना बन रही है, मतलब 3 डायमेंशियल बन रही है। ये x, y और z तीनों मतलब अक्षों पर है। तो यही बताया गया था उसमें कि जो ये होती है फिगर, ये 3 डायमेंशियल होती है। और एकक कोष्टिका को यदि अपन देखें तो एकक कोष्टिका का ये फिगर अपन देख सकते हैं। तो ये एकक कोष्टिका का फिगर है, ये भी 3 डायमेंशियल है, आपको दिख रहा होगा। और इनको भी अपन जो जालक बिंदु होते हैं उनको डॉट से प्रदर्शित कर रखा है। बस इसमें यही बताया गया था। अब अपन बात करते हैं एकक कोष्टिका के बारे में। एकक कोष्टिका की बात करें तो इनमें जो क्रिस्टल जालक के निर्माण में जो भाग लेने वाली छोटी से छोटी इकाई होती हैं, जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उन्हें एकक कोष्टिका बोलते हैं। मतलब वे इकाइयां जिनके छोटी छोटी इकाइयां जिनके बार बार पुनरावृत्ति होने से मतलब बार बार वो रिपीट होती हैं, और उनके रिपीटेशन से जो जालक का निर्माण होता है वो होती है क्रिस्टल जालक का निर्माण जिनसे होता है वो होती है एकक कोष्टिका। अब एकक कोष्टिका के अपन प्रकारों के बारे में बात कर लें तो एकक कोष्टिका के 5 प्रकार होते हैं, जिनके बारे में जो फर्स्ट होता है वो होता है सरल व आध एकक कोष्टिका, जिसे हम सिंपल यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन SC के रूप में दर्शाते हैं। अब जो SC होती है, जो SC अवयवी कण केवल कोणों पर व्यवस्थित होते हैं। जो जितने भी अपन जालक बिंदु देखते हैं जो कोणों पर आते हैं, मतलब जो कोणों पर आएंगे वो बनेंगे SC, मतलब सिंपल यूनिट सेल बनेंगे। अब इनकी संख्या जो होती है वो 8 होती है। अपन काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 7 जो होते हैं ये होते हैं सिंपल यूनिट सेल। दूसरे नंबर पे आते हैं केंद्रीय एकक कोष्टिका, जिसको अपन कॉन्ट्रैक्ट यूनिट सेल बोलते हैं।
नोट करेंगे, मतलब एक बात अपन को नोट करनी है कि जो एक घन में जो होते हैं वो 8 कोने होते हैं, 12 किनारे व 6 फलक होते हैं। जो अपन को मतलब बताया गया है कि एक घन होते हैं, उनमें 8 कोने होते हैं जिसमें 12 किनारे और 6 फलक होते हैं। अपन जो अपना रूम होता है घर का, उसके अपन गिन भी सकते हैं, उसमें अपन को 8 ही कोने मिलेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 हो गए। और उसमें जो 12 किनारे होंगे, मतलब जो अपनी लाइनें होंगी, मतलब जो अपनी बाउंड्रीज होंगी रूम की, वो 12 होंगी, और फलक उसमें 6 होंगे, मतलब 6 उसकी वो सरफेस होगी। 1 2 3 4 5 6 ऐसे सरफेस, 6 से 6 सरफेस होगी। अब जो तीसरा अपना बिंदु आता है वो आता है काय केंद्रित एकक कोष्टिका या अंत अंत केंद्रित, जो जिसको अपन बॉडी कॉन्वेंट यूनिट सेल बोलते हैं। इसे अपन बीसीसी के द्वारा दर्शाते हैं। जो बीसीसी में जो अवयवी कण होते हैं वो प्रत्येक कणों के साथ साथ काय के केंद्रीय केंद्र पर भी स्थित होते हैं। जो इनके जो बीसीसी के जो कण प्रत्येक कण होते हैं वो काय के साथ साथ केंद्रकों पर भी स्थित होते हैं। तो इसमें अपन जालक बिंदु देखेंगे, तो इसमें जो जालक बिंदु आते हैं वो कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी आते हैं। तो ये एक अपन को ऐसा लग रहा होगा जैसे वर्ग है, और वर्ग में जो बीच में आएगा वो सेंटर आ जाएगा। तो इसमें अपन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये अपन सेंटर का भी लेंगे, तो इसमें जालक बिंदु कितने आएंगे? 9 आ जाएंगे। अब चौथा अपन बात करेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको अपन फेस कॉन्ट्रैक्ट यूनिट सेल बोलते हैं। इसे अपन एफसीसी भी बोलते हैं। और एफसीसी के बारे में क्या बताया गया है? एफसीसी में अवयवी कण प्रत्येक कोणों के साथ साथ प्रत्येक फलकों के केंद्रों पर भी स्थित होते हैं। जो एफसीसी में जो अवयवी कण होते हैं उनमें कोणों के तो आएंगे ही, परंतु जो अपनी 6 सरफेस हो गई उनके सेंटर्स को भी इसमें काउंट करते हैं अपन। तो ये कितने होते हैं जालक बिंदु? 14। चलो अपन इसको काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो अपन ने कोने गिन लिए। अब 8 के बाद सेंटर्स ऑफ सरफेस गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेस हो गई। तो ये कितने बने? 8 और 6 14। तो इस तरह से ये 14 जालक बिंदु अपन को प्राप्त होते हैं। और 5वें नंबर पे आता है अवयव केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको अपन एंड कॉन्ट्रास्ट सेल बोलते हैं। इसे अपन ईसीसी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसको अपन पूरा ना लिख सकें तो उसको ईसीसी से भी लिख सकते हैं। बस ये बताना चाहता हूँ कि इसको अपन ईसीसी भी से भी प्रदर्शित करते हैं। अब जो ईसीसी में जो बताया गया है उसके बारे में बात करते हैं। जो ईसीसी में अवयवी कण प्रत्येक कोणों के साथ साथ प्रत्येक ईसीसी के केंद्रों पर भी स्थित होते हैं। अब जो इसके आमने सामने की जो सरफेस होती हैं उनको काउंट किया जाता है। अब अपन इसको, इनमें जालक बिंदु जो होते हैं वो 10 होते हैं, तो इनको अपन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो किसके हो गए? एससी के, सिंपल यूनिट सेल के, और 2 किसके हो गए? ईसीसी के। तो इसमें जो ईसीसी के जो कुल जालक बिंदु आते हैं वो 10 हो जाते हैं। तो अब अपन बात करेंगे एकक कोष्टिका में व्यक्त करने वाले पैरामीटर्स के बारे में, तो उसको अपन करते हैं आगे। तो एक अपन बात करेंगे अब एकक कोष्टिका को व्यक्त करने वाले पैरामीटर्स के रूप में। तो उनमें जो पहला आता है वो लंबाई को व्यक्त करने वाले पैरामीटर्स। तो एकक कोष्टिका की लंबाई को व्यक्त करने के लिए हम 3 पैरामीटर्स को लेते हैं, जिनमें ए बी व सी को काम में लिया जाता है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो कोणों को व्यक्त करने वाले पैरामीटर्स, जिनको अपन अक्षों के मध्य के कोणों को व्यक्त करने के लिए 3 पैरामीटर्स, जिनमें अल्फा बीटा व गामा को काम में लिया जाता है, ये आते हैं। अब अपन मैं आपको फिगर के रूप में बता देता हूँ। तो ये अपनी एक एकक कोष्टिका है। अपन इसको 3 डायमेंशन में डिवाइड करते हैं, जिसको एक्स अक्ष, वाई अक्ष व जेड अक्ष के रूप में डिवाइड किया जाता है। तो अपन जेड को ए, एक्स को बी व वाई को सी मान लेते हैं। और जब अपन इसको इनमें एंगल बनाते हैं तो अल्फा बीटा व गामा एंगल बनाते हैं। अब बस यही अपन को फिगर में बताया गया था। तो अपन जो घनीय एकक कोष्टिका के जो पैरामीटर्स होते हैं उनके बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो लंबाई के जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें ए बी व सी तीनों बराबर होते हैं, जैसे ये ए बी और ये सी तीनों बराबर होते हैं। और कोणों के जो पैरामीटर्स होते हैं वो अल्फा बीटा व गामा प्रत्येक 90 डिग्री का होता है,
मतलब अल्फा भी 90 का होगा, बीटा भी 90 का होगा और गामा भी 90 डिग्रीज का होगा। अब अपन बात करते हैं क्रिस्टल समुदाय एवं ब्रेवे चालक। उससे पहले अगर आगे चलें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप यहाँ तक वीडियो तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस को अपलोड करने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाता हूँ। घर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है वाईफाई की, तो आप भी समझ सकते हैं मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो ब्रेवे जालक के बारे में अपन बात करें तो क्रिस्टल समुदाय एवं ब्रेवे जालक की जब बात करेंगे तो इनमें एकक कोष्टिका के जो पैरामीटर्स होते हैं वो आधार पर विभिन्न क्रिस्टलों ठोसों को 7 समुदाय में बांटा गया है। इसे ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने 14 ब्रेवे जालकों का निर्माण या निर्धारण किया था। ब्रेवे जो मतलब इनके जो क्रिस्टल ठोस होते हैं उनको 7 समुदायों में बांटा गया है और ब्रेवे नामक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इन्हें 14 ब्रेवे जालकों के रूप में व्यक्त किया था। अब अपन इसको ट्रिक के रूप में MOB इज इक्वल टू में 3241123 इज इक्वल टू में 14 जो ब्रेवे जालक आ जाएंगे, इनको अपन काउंट करेंगे तो 14 ब्रेवे जालक आ जाएंगे, ये आएंगे। अब इनको बांटा कैसे गया है, इनको मैं आपको सारणी में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये 4, ये 1 1 2 1, इनको ऐसे बांटा गया। अब ये मैं आपको बताता हूँ, अपन ये डायग्राम में समझते हैं, मतलब अपनी सारणी में समझते हैं। तो ये आते हैं क्रिस्टल समुदाय, यहाँ पे अपन ले लेते हैं लंबाई के पैरामीटर, यहाँ पे कोने और कोणों के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको, यहाँ पे ब्रेवे जाल को, और यहाँ पे अपन एग्जाम्पल्स को ले लेंगे। तो अब अपन बात करते हैं जो घनीय होते हैं उनमें जो लंबाई होती है वो A, B व C तीनों बराबर होती हैं, और जो कोने पर जो पैरामीटर्स होते हैं मतलब अल्फा बीटा व गामा जो होते हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं। और इसमें जो ब्रेवे जालक होते हैं वो 3 होते हैं, जैसे SC के 3, BCC के 3 और FCC के 3। और उदाहरण के रूप में यदि अपन बात करें तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड व चांदी जो होती है वो इसके उदाहरण में आ जाते हैं। तो द्विसमलंबाक्ष के रूप में जब अपन लेते हैं तो लंबाई के जो पैरामीटर होते हैं उसमें A और B तो समान होते हैं, परंतु जो C होता है वो इनके समान नहीं होता है, मतलब इनके AB के इज इक्वल टू में नहीं होता है, या तो छोटा होता है या बड़ा होता है, कुछ भी हो सकता है। अपन को ये तो पता नहीं, बस ये पता है कि C जो होता है वो AB के इज इक्वल टू में नहीं होता। और जो कोणों के लंबाक्ष होते हैं मतलब कोणों के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको अपन अल्फा बीटा व गामा जो होते हैं वो 90 डिग्रीज के हो जाते हैं, और SC के भी इसमें 2 हो जाते हैं, BCC के भी 2 हो जाते हैं। और जब अपन इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो TiO2, SnO2 जो होते हैं वो इनके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो विषम लंबाक्ष जब की बात करें तो उसमें अल्फा वो A, B व C तीनों ही बराबर नहीं होते हैं, तीनों अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी अपन को पता नहीं है, बस ये तीनों बराबर नहीं होंगे। और जो कोणों के जो पैरामीटर्स होंगे उन पे अल्फा बीटा व गामा जो होंगे वो 90 डिग्रीज के होंगे। और इसमें 4 SC के 4 BCC, 4 FCC, 4 ECC के आ जाएंगे। और इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो KnO3 और SI जो है इनके एग्जाम्पल आ जाएंगे। अब चौथे त्रिसंनुताक्ष की बात करते हैं तो इनमें A, B व C तीनों इज इक्वल टू में रहेंगे, परंतु जो अल्फा जो होता जो बीटा के बराबर होगा और ये जो होगा और ये गामा के बराबर होगा, परंतु ये तीनों जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, मतलब इनके एंगल जो होगा वो समान तो होंगे परंतु 90 डिग्री नहीं होंगे, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो आएगा SC का 1 आ जाएगा, जिसे अपन सिंपल यूनिट सेल, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल यूनिट सेल FCC BCC की मैंने फुल फॉर्म आपको बताई थी, तो ये आ जाएंगे। और इसमें जो एग्जाम्पल लेंगे अपन HGS व क्वार्ट्ज का लेंगे, एग्जाम्पल आ जाएगा। और षट कोणीय जब बात करेंगे, षट कोणीय की मतलब 6 एंगुलर की जब बात करेंगे तो उनमें अल्फा A व B बराबर होंगे परंतु C बराबर नहीं होंगे। जो अपन ने द्विसमलंबाक्ष में आया था वही इसमें आ जाएगा। और इनमें अल्फा और बीटा तो जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, परंतु जो गामा होगा वो 120 डिग्री का होगा। और एक जो होगा वो सिंपल यूनिट सेल का आ जाएगा। और यदि इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें पहला Zn व Cd आ जाएगा, जिंक व कैडमियम। और जो एक अंताक्ष की बात करते हैं तो इसमें A, B व C तीनों ही बराबर नहीं होंगे, और जो इनमें एंगल होंगे मतलब कोणों के जो पैरामीटर्स होंगे वो अल्फा और गामा तो बराबर होंगे जो 90 डिग्री के होंगे, परंतु जो बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं होकर किसी और एंगल का होगा। और यहाँ पे 2 SC के व 2 ECC के होंगे,
और एग्जाम्पल में बात करें तो कैल्शियम सल्फेट व सल्फर इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। और त्रितंताक्ष की बात कर लें तो इनमें जो लंबाई के पैरामीटर होंगे वो ए बी व सी तीनों इज इक्वल नहीं होंगे। जो अपन ने विषम लंबाक्ष में बात की थी वही त्रिताक्ष में बात आ जाएगी। और जो कोणों के जो पैरामीटर्स होते हैं वो अल्फा इज इक्वल नहीं होंगे, बीटा भी इज इक्वल नहीं होगा गामा के, और गामा इज इक्वल टू नहीं होगा 90 के। मतलब ये तीनों 90 डिग्रीज के नहीं होंगे, बाकी ये किसी के भी हो सकते हैं और तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर नहीं दिए ना बीटा गामा बराबर दिए, तो ये तीनों अलग अलग ही होंगे। और जो इसमें सिंपल यूनिट सेल का एक होगा जिसको अपन एग्जांपल लेंगे तो उसमें एग्जांपल आएंगे K2Cr2O7 CuSO4 और 5H2O जो है इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे। तो अब अपन कुछ आगे बात करते हैं। तो इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं उसका मैं एग्जांपल के रूप में आपको बता देता हूँ। तो सबसे सममित व सबसे असममित निकाय के पैरामीटर्स लिखो। तो अपन इसमें सममित और असममित, तो सबसे सममित कौन सा होगा जिसमें ए बी व सी तीनों बराबर होंगे और जो अल्फा बीटा व गामा होंगे वो 90 डिग्रीज के होंगे, तो ये सबसे सममित हो जाएगा। और सबसे असममित पैरामीटर कौन सा होगा जिसमें ना तो ए बी सी बराबर हो ना अल्फा बीटा गामा बराबर हो 90 डिग्री के, तो ये इसमें असममित पैरामीटर्स में आ जाएंगे। तो एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्याओं की गिनती अपन कैसे करते हैं उसके बारे में अब बात करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट जो टॉप पॉइंट आता है वो आता है काय के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण पूर्ण रूप से एक विशेष कोष्ठिका के लिए उपस्थित होता है। ये पहला पॉइंट हुआ। जो काय का जो केंद्र होता है उस पर जो उपस्थित अवयवी कण होते हैं वो एक पूर्ण विशेष कोष्ठिका के रूप में उपस्थित होते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। जो सेकंड टॉपिक है उसको अपन लें तो एक फलक दो एकक कोष्ठिकाओं को परस्पर स्पर्श करता है, अतः फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण का आधा भाग एक विशेष एकक कोष्ठिका के लिए उपलम्ब बंद रहता है। मतलब जो इसमें जो एक फलक होता है वो दो कोष्ठिकाओं को स्पर्श करता है और जो फलक के केंद्र पर जो उपस्थित अवयवी कण होता है उसका जो आधा भाग होता है वो एक कोष्ठिका को उपबंध के रूप में रहता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो पॉइंट आता है अपना वो एक किनारा या प्रत्येक कोणे, मतलब एक किनारा या प्रत्येक जो कोना होता है वो 8 एकक कोष्ठिकाओं को स्पर्श करता है, अतः कोणे पर उपस्थित अवयवी कण का 1/8 भाग एक विशेष एकक कोष्ठिका के लिए उपबंध रहता है। जो चौथा जो अपना पॉइंट आता है वो आता है एक किनारा 4 एकक कोष्ठिकाओं, मतलब जो अपने किनारे होते हैं सरफेस के वो 4 एकक कोष्ठिकाओं को स्पर्श करते हैं, अतः किनारे पर उपस्थित अवयवी कण का 1/4 मतलब 1/4 जो भाग होता है वो एक विशेष एकक कोष्ठिका के लिए उपलम्ब बंद होता है। मतलब जो ये जो होता है वो 1/4 भाग के लिए उपलम्ब बंद होता है। इसमें जो होता है वो 8 मतलब 1/8 जो अपने किनारे होते हैं उनमें 1/8 भाग जो अवयवी कण होते हैं उनमें 1/8 विशेष एकक कोष्ठिका के लिए उपलब्ध बंद होते हैं। इसमें 1/2 भाग उपलब्ध बंद होते हैं और ये तो हर एक के लिए होता ही है। तो अब अपन आगे बात करेंगे सिंपल यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या, जिसको अपन अगली वीडियो में कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।